नमस्ते, मैं हूं अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूं। तो मैं आज एक बेहतरीन टॉपिक को आपके सामने लेकर के आई हूं, जिसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। मैं स्टार्टिंग यहाँ से कर रही हूँ क्योंकि हर इंसान जो होता है इस दौर से गुजरता ही है। हर इंसान कहने का मतलब है कि हम जो लोग इस सोसाइटी में रहते हैं, हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है फ़िज़िकल नीड होती है। और जब भी हम कॉपुलेशन करते हैं तो हम किसी भी फीमेल के प्राइवेट पार्ट्स के बारे में हर चीज़ को जानते हैं। हम सबको पता होता है कि किसी भी फीमेल बॉडी का जो रिप्रोडक्टिव वाला रीजन होता है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है आपका ये वाला स्ट्रक्चर होता है, जो आपका कॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मैं इसका बात करूं तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि क्या है, आपका क्लाइटोरिस है। जो क्लाइटोरिस जो होता है सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। अगर किसी भी फीमेल में आप चाहते हैं कि उनमें हार्मोन का स्राव जो है बहुत फास्ट हो, कोई भी फीमेल बहुत जल्दी एक्टिव हो जाए कॉपुलेशन के लिए, तो आप इस क्लाइटोरिस वाले रीजन को एक्टिव कर सकते हैं। इससे क्या होता है, फीमेल जो होती है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाती है। क्लाइटोरिस से नीचे जो होता है यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, जहाँ से कोई भी फीमेल क्या करती है, यूरिन को पास करती है। यूरिन के नीचे जो होता है, यूरिनरी जो रीजन होता है, उसके नीचे आप देख सकते हैं वेजाइनल ओपनिंग होता है, जहाँ से कॉपुलेशन होता है। अर्थात पेनिस के एंटर का जो पोजीशन होता है, जो जगह होता है, वो आपका क्या होता है, वेजाइनल ओपनिंग ही होता है। और इसके नीचे जो होता है आपका एनस होता है। अगर मैं बात करूं कि इधर जो आगे और पीछे जो रीजन होता है, मतलब दैट मीन्स इस जो बीच वाला रीजन है, इसके आगे राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो एक फैटी लेयर होता है टिश्यू का, उसको हम लोग लैबियल रीजन बोलते हैं। लैबिया मेजोरा होता है, फिर लैबिया माइनोरा होता है। मेजोरा जो होता है सबसे आउटर वाले फोल्डिंग को बोलते हैं, और उस आउटर वाले फोल्डिंग के नीचे जो होता है उसको हम लोग लैबिया माइनोरा बोलते हैं। और इसी के बीच में आपका क्या होता है, क्लाइटोरिस छिपा हुआ होता है। एक पतली सी लेयर होती है स्किन की, जो काफ़ी सेंसुअल होती है। तो मेरा यहाँ बताने का मकसद यही था कि अगर आप पोजीशन को जानते हैं, तो इसी पोजीशन में एक जगह होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वल्वा बोलते हैं। यानी कि इसी वाले रीजन को हम लोग वल्वा भी बोल देते हैं। और वल्वा में भी कैंसर होता है। मैंने क्या कहा, वल्वा में भी कैंसर होता है। लेकिन कितने लोग जो होते हैं जिनको पता होता है कि वल्वर कैंसर भी होता है या फिर वजाइनल कैंसर भी होता है? अगर नहीं पता होता है तो मैं आज आपको इसके बारे में एक एक डिटेल्स बताने वाली हूँ। अब बताऊंगी कि कैसे आप वल्वा में होने वाले कैंसर को पहचान सकते हैं और उसके सिम्टम्स को देखते हुए अपना इलाज भी करवा सकते हैं। कुछ अपने से भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रिवेंशंस को अपना सकते हैं। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इस टॉपिक के बारे में। और वल्वर जो कैंसर होता है, इसके सबसे पहले कारण को समझते हैं कि होने के पीछे का मेन कारण क्या होता है। तो हर चीज़ के पीछे ना कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। तो इस जो कैंसर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इसके पीछे का जो कारण होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। क्या होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस होता है। साथ ही साथ जो लाइकेन होता है, लाइकेन से भी होने वाले इन्फेक्शन से आपका क्या हो जाता है, इस तरह के जो वल्वर कैंसर होते हैं वो हो जाते हैं। अब किसी भी फीमेल में इस तरह के कैंसर होने के पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं। सबसे पहला अगर मैं रीज़न की बात करूँ, यहाँ पे मैंने तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर सबसे पहले मैं रीज़न की बात करूँ तो वही एसटीडी का होना। बहुत सारी वीडियो में मैंने एसटीडी के बारे में बताया है। मल्टीपल पार्टनर के साथ कांटेक्ट में रहना, गंदगी से रहना, मेंस्ट्रुएशन जब हो तो उसमें गंदा कपड़ा का यूज़ करना, बहुत सारे पार्टनर्स के साथ संबंध बनाना, जिससे आपका एक बीमारी जो है दूसरे पर्सन से आपके में फैल जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल करती है आपके वल्वर कैंसर के लिए। तो ये एक छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, जो आपको बीमार बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इसके कारण के बारे में। तो दो कारण होता है, एचपीवी होता है और साथ ही साथ क्या होता है, लाइकेन से होने वाले इन्फेक्शन से भी हो जाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया कि जो वल्वर कैंसर होता है उसके पीछे होने का मेन कारण क्या होता है। अगर मैं इसका टाइप्स का बात करूँ कि कितने प्रकार के ये वल्वर कैंसर होता है, तो दो प्रकार के होता है। सबसे पहला जो है वल्वर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। कहने का मतलब यह है कि ये एक पहला टाइप होता है जिसमें 90% लोग इससे ग्रसित हो जाते हैं। अमेरिका में शोध किया गया है जिसमें 60% लोग जो होते हैं, एबव 60% से एबव लोग जो है, स्पेशली 90% के अप्रोक्स लिया गया है आंकड़ा, कि इसमें जो लोग होते हैं फर्स्ट कैटेगरी वाले कैंसर से ग्रसित होते हैं, जिसमें बेसिकली उन लोगों का
शोध जब किया गया, लोगों पे एक्सपेरिमेंट जब किया गया है, तो देखा गया है कि इस प्रकार के कैंसर में होता क्या है, ये वाला रीज़न जो है आपका यूरेथ्रल ओपनिंग जो है, इस वाले रीज़न को छोड़ करके पहले यहाँ क्या होगा, छोटा छोटा स्पॉट होना स्टार्ट होगा, छोटा छोटा घाव होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो होता है आपका वल्वर मिलेनोमा होता है, जो 5% लोगों में होता है। ये रेयर होता है। क्या होता है? ये रेयर होता है। ये जो पहला वाला जो मैंने बताया है, ये समटाइम्स इन्फेक्शन भी हो सकता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है तो आपका यह कैंसर का रूप ले सकता है। नेक्स्ट वाला जो होता है यह रेयर होता है। रेयर मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें जो होता है आपका ये वाला रीज़न में सारी जगह में बहुत ही ज़्यादा मस्सा टाइप से हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा टिश्यू का जो होता है बहुत ज़्यादा डिपोजिशन हो जाता है, और हार्ड जैसे हमारे हाथ पे पैर पे कैसे घाव हो जाता है मोटा सा और बहुत ज़्यादा बहने वाला हो जाता है, अगर उस तरह से बहुत ज़्यादा हो रहा है, बड़े बड़े हो जा रहे हैं, दैट मीन्स आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सा है, वल्वर मिलेनोमा टाइप का कैंसर हो रखा है। अगर इस तरह से चीज़ें आपको दिखता है, कोई भी सिम्टम्स दिखता है जो मैंने अभी इससे पहले भी बताया है, इस तरह से करते हैं, तो आपको क्या करना है, जल्दी से डॉक्टर से मिलना है। नेक्स्ट जो है आपका सिम्टम्स, अभी मैं आपको सिम्टम्स बता देती हूँ कि इस तरह से कुछ भी अगर दिखता है तो आपको फ़ौरन डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। सिम्टम्स में सबसे पहला जो है आपका मेंस्ट्रुएशन से संबंधित जो होता है ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुएशन में क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा आपका हेवी फ्लो होगा। हेवी फ्लो होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा दर्द होगा। क्या होगा, बहुत ज़्यादा फिर दर्द होगा ब्लड के रिमूव होने के क्रम में। नेक्स्ट है आपका, जब भी आप पी करेंगे, मतलब कि जब भी आप बाथरूम जाएंगे तो फिर आपका इस टॉयलेट में क्या होगा, जलन होगा, और साथ ही साथ धीरे धीरे रुक रुक करके आपका क्या होगा, टॉयलेट बाहर की तरफ आएगा। जब भी आप कॉपुलेशन करेंगे तो फिर इस क्रम में भी आपको क्या होगा, परेशानी होगी। साथ ही साथ आपका हमेशा जेनाइटल रीजन में दर्द रहेगा। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो आपको दर्शाते हैं। और साथ ही साथ सबसे इम्पॉर्टेंट तो बताना ही मैं भूल गई, सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है वो जो होता है आपका घाव। क्या होता है, घाव जो होता है अगर आप बन रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है, और जितनी जल्दी हो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। देखिए गर्मियों में जो होता है ये घाव बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो गर्मियों में पसीना चलता है, तो पसीना चलने की वजह से सारे रीजन्स में क्या होते हैं, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हो जाते हैं, ग्रो करने लगते हैं, जिस वजह से ईचिंग स्टार्ट हो जाता है। हाँ, और अगर आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है, ईचिंग बेमतलब का भी अगर ईचिंग होता है और बार बार ईचिंग के बाद वहाँ पे घाव हो जाता है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो भी ये लक्षण दिखाता है कि आपका वल्वर कैंसर होने की संभावनाएं ज़्यादा है। क्लियर हुई बातें? तो घाव जो होता है गर्मियों का टाइम जब रहेगा तो पसीना चलता है, पसीना से आप जानते हैं कि रैशेस हो जाते हैं, खुजली होगा तो आपको लगेगा ही वहाँ पे कि घाव हो गया है। तो आपको इस केस में करना क्या है, पाउडर वगैरह रखिए, आप पाउडर का यूज़ कीजिए। एक्चुअली में एक पाउडर होता है जो फीमेल्स के लिए बहुत सही होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं ढूंढ रही हूँ कि मेरे पास था, आपको दिखा देती मैं। चलिए, जिन लोगों को इस तरह से समस्या है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो मैं उनको पर्सनली उसका फ़ोटो भेज दूँगी और दिखा दूँगी कि किस तरह से आपको इसको यूज़ करना है और कौन सा पाउडर को आपको लेना है वजाइनल रीज़न के लिए। ठीक है, तो ये सारे लक्षण होते हैं आपके वल्वर कैंसर के लिए। अब अगर कैंसर होता है तो इसको पता लगाने के लिए आपके कुछ ना कुछ चीज़ें तो अवेलेबल होना चाहिए। तो बिल्कुल अवेलेबल होती है, ये चीज़ें अवेलेबल है। बायोप्सी होती है और एक पेल्विक एग्ज़ाम होता है। पेल्विक एग्ज़ाम में बेसिकली होता क्या है, डॉक्टर क्या करती है, आपका फिंगर्स को लेकर के वजाइना के अंदर में एंटर करेंगे और अंदर से चेक करेंगे कि कहीं अंदर में मस्सा गांठें तो नहीं हो गई है। कुछ कुछ केस में वजाइना को बहुत ज़्यादा ओपन करना पड़ता है और फिर डायग्नोसिस करना पड़ता है, तो वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। पहले आपके आउटर सरफेस को देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा घाव नहीं है, बहुत ज़्यादा स्किन रफ़ नहीं है, बहुत ज़्यादा खुरदरे नहीं है स्किन, तो फिर आपका अच्छे से चेक करेंगे। अंदर 2 फिंगर टेस्ट होता है ना, उस तरह से फिंगर को अंदर डाल करके फिर चेक करते हैं, और चेक करने के बाद उनको फील होता है कि अगर अंदर में मस्सा गांठें हैं तो फिर आपको और कुछ टेस्ट लिखेंगे, और नहीं है तो फिर आपको नॉर्मल मेडिसिन दे करके इस इन्फेक्शन को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये जो कैंसर होता है सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है इन्फेक्शन से ही। अगर इन्फेक्शन को ख़त्म करना चाहते हैं तो जल्दी से डॉक्टर से मिलिए और ट्रीटमेंट करवा करके ख़त्म कीजिए। अदरवाइज़ ये इंटरनल बॉडी में एंटर कर गया तो फिर तो कैंसर होना पूरा एकदम फिक्स ही है।
तो ये वाला एग्जाम समझ गए कि इसमें होता क्या है। ये होता है बायोप्सी। बायोप्सी में भी इसी प्रकार के टेस्ट होते हैं जो टिश्यू कल्चर करते हैं और टिश्यू का कुछ पार्ट्स को लेते हैं। मान लीजिए कहीं पे घाव है तो घाव में से टिश्यू को लेते हैं, फिर लैब में जाकर के टेस्ट करवाते हैं कि कहीं इसमें कैंसर का कुछ चीज़ें तो सामने उभर करके नहीं आ रही है। तो ये 2 प्रकार के टेस्टेस होते हैं जो काफ़ी कॉमन होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका पता लग जाता है कि आपको कैंसर है तो फिर इस प्रकार से क्या होता है, बहुत सारा मेडिसिन चलता है, थेरेपीज़ चलती है और फिर आप ठीक भी हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्टेजेस ऑफ कैंसर में। मतलब कि स्टेज ऑफ कैंसर में होता क्या है। सबसे पहला स्टेज में होता है कि आपको पहले छोटा नॉर्मल स्किन रहेगा, कभी थोड़ा घना होगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, आप अवॉइड कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे स्टेज में होता क्या है, अब दाने क्या होंगे, थोड़ा सा बड़े होंगे। और अब मान लीजिए इस लैबिया वाला रीजन में होता था तो अब आपका अंदर वाला रीजन में हो जाएगा। मान लीजिए यूरेथ्रल पोर के पास हो जाएगा, वेजाइनल पोर के पास हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और अब धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अब उसका साइज़ भी बढ़ने लगेगा। तो ये आपका दूसरा स्टेज होता है। तीसरा स्टेज में होता क्या है, वही घाव जो होगा बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और दोनों पोर के पास हो जाएगा और अब उसमें से क्या होने लगेगा, पस निकलने लगेगा। पस निकलना जो है आपको दिखाता है कि आपका स्टेजेस क्या हो रहा है, तीसरा स्टेज में है, चौथा स्टेज में है। लास्ट जो 4th स्टेज होता है, इसमें क्या होता है, ये जो घाव होता है ये पूरा रीजन में फैल जाता है और अब आपको कहीं भी हो सकता है। तो ये 4 स्टेजेस होते हैं वल्वर कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है प्रिवेंशन है। प्रिवेंशन कहने का मतलब है कि हम इसका कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको नोटिस करना पड़ेगा कि अगर आप मैरिड है और कॉपुलेशन करते हैं तो कॉपुलेशन के बाद अगर आपको ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है तो आप हमेशा बैरियर का यूज़ करेंगे, हमेशा ऐसी चीज़ों का यूज़ ना करेंगे जो आपका ईचिंग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता होगा। दैट मीन्स आपको हमेशा कॉपुलेशन के बाद अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से वॉश करना है और साथ ही साथ अगर कोई क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं तो क्रीम को लगा करके आप वहाँ पे रख सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। वॉश करने के बाद कहीं पे ईचिंग होता है तो आप उसको लगा करके रख सकते हैं। ट्राई कीजिएगा जब आपका मेंस्ट्रुएशन होता है तो उस वक्त साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात, जब भी आप कॉपुलेट करते हैं तो आप मेल पार्टनर्स को भी हमेशा बोलेंगे कि साफ़ सफाई से रहे, साफ़ सुथरा से होकर के ही आपके बॉडी को टच करें। चौथी बात, आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ कभी भी कॉपुलेट नहीं करेंगे, अदरवाइज़ इन्फेक्शंस फैलने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रिवेंशंस होते हैं, आप अपना करके अपने आप को जो वल्वर कैंसर होता है उससे थोड़ा सा बचा करके रख सकते हैं। जब तक आपका डायग्नोसिस होता है, टेस्ट में रिज़ल्ट नहीं आता है, तब तक आप ट्राई करेंगे कि आप कॉपुलेशन करने से अवॉइड करें, ठीक है। कभी कभी होता क्या है कि सीमेन के में जो चीज़ें मौजूद होती है उससे भी एलर्जी उत्पन्न हो जाता है और उससे भी खुजली स्टार्ट हो जाता है। तो ये होती है आपका वल्वर कैंसर से संबंधित जितनी बातें मैंने बताई है, इतनी सारी बातें आपके कॉमन होते हैं वल्वर कैंसर के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसके बारे में जान करके। और किसी भी फीमेल के साथ इस तरह से प्रॉब्लम्स आती है तो आप अपना जल्दी से ट्रीटमेंट करवाएंगे, जाएंगे जितनी जल्दी नज़दीकी हॉस्पिटल में जा कर के टेस्ट करवाएंगे, दिखाएंगे डॉक्टर को और अपने आप को ठीक करने के लिए एक कदम को ज़रूर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो मेरा यही पर्पस होता है कि लोग ऐसे टॉपिक्स पे बात करना नहीं चाहते हैं तो मैं इसी टॉपिक्स को लेकर के आती हूँ, आपके सामने आपसे कम्युनिकेट करती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन जाते जाते यही कहूँगी कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।